हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो ये पार्ट 4 का फर्स्ट चैप्टर है। पार्ट 4 का नाम है हाउ टू बिकम डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं, जो मार्क डगलस बोल रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा प्राइस मूवमेंट होता है उसकी साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करना और एनालाइज करना अपने सबसे मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर। और मोस्ट फंडामेंटल लेवल क्या है मार्केट का, वो है एक ट्रेडर। तो वो बता रहे हैं अगर एक इंडिविजुअल ट्रेडर की साइकोलॉजी समझ सकते हैं हम, किस प्रकार से प्राइस मूवमेंट पर अफेक्ट कर रहा है, तो हम एक कलेक्शन ऑफ अगर ट्रेडर्स है ना, तो इस अगर ग्रुप को समझे, ट्रेडर्स के ग्रुप के एक्शंस को भी हमारे लिए समझना आसान हो सकता है। तो हम फ्यूचर में किस प्रकार से एक्शन लेंगे ये ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ों को समझाने का ट्राई करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स है जिसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ बोल रहे हैं कि व्हाट मेक्स अ मार्केट, है ना, मार्केट किससे बनता है। तो बता रहे हैं मार्केट ट्रेडर्स से ही बनता है। ट्रेडर्स ही होते हैं जो एक्चुअली प्राइस जो होता है ना उसमें फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं। लास्ट पोस्टेड प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट पोस्टेड प्राइस ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वो प्राइस है जिसमें एक बायर एंड एक सेलर एग्री हुए एंड उसमें एक ट्रेड कंप्लीट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ बिड, बिड क्या है, तो वो है कि बिड वो अमाउंट है जिसमें एक पर्टिकुलर बायर उस पर्टिकुलर प्राइस में खरीदने को रेडी है कोई सा पर्टिकुलर शेयर, उसको बोलते हैं बिड प्राइस। सिमिलरली ऑफर क्या है, ऑफर एक ऐसा प्राइस है जिसमें कोई सा सेलर इस पर्टिकुलर प्राइस में अपने शेयर्स को बेचने के लिए रेडी है। एंड ट्रेड्स कैसे होता है, ट्रेड्स जब उस मोमेंट पर होता है जब एक पर्टिकुलर बायर एंड पर्टिकुलर सेलर एक कोई सा पर्टिकुलर प्राइस है उसमें दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, एक खरीदने के लिए एक सेल करने के लिए। जब वो दोनों एग्री करते हैं उस मोमेंट पर एक ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। तो यहाँ पर मार्क डगलस बोल रहे हैं कि देखिए दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग का, वो क्या होता है। कोई भी जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो ट्रेडिंग में आता है, वो क्या सोच के आता है, वो सोच के आता है हमको विन करना है, वो जीतने के लिए आता है। ठीक है, तो कोई सा भी एक पर्टिकुलर पर्सन किस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, वो सिर्फ जीतने के लिए ले रहे हैं, वो हारना कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं ट्रेड क्यों होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। ट्रेड तब होता है जब सेम प्राइस पर सेलर्स भी प्रेजेंट हैं, बायर्स भी प्रेजेंट है, दोनों एग्री कर रहे हैं तब। एंड कोई भी ट्रेडर लूज़ करने के लिए नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, जो सेल कर रहा है ना चाह रहा है और जो बाय करना चाह रहा है, दोनों के डेफिनेटली अपोजिट बिलीव्स होंगे। बाय करना वो क्यों चाह रहा है, बाय करना इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भाई अभी जिस प्राइस में बाय करूँगा उस टाइम बाद मैं उससे ज़्यादा प्राइस में उसको सेल कर सकता हूँ। सिमिलरली जो सेलर है वो क्या सोच रहा है, अभी पर्टिकुलर प्राइस में मैं सेल करूँगा तो बाद में सस्ते दाम में उसको खरीद सकता हूँ। इसका मतलब दोनों का जो बिलीफ है वो अपोजिंग बिलीफ है। और हर एक ट्रेडर, हर एक इंडिविजुअल मार्केट में ट्रेड लेने आ रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट करने आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के थॉट प्रोसेस में क्लैश हो रहा है। अब ये क्लैश हो रहा है उसके वजह से जो भी हमारा प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है, वो इन सब क्लैश के कारण ही हो रहा है कि हर मोमेंट पर यहाँ पर दो सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल जिनका थॉट प्रोसेस टोटली अलग है, टोटली अलग बिलीव्स रखे हैं, इनका हर मोमेंट पर एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है मार्केट में। उसके हिसाब से ही प्राइस जो है मूव करते हैं। तो यही सब साइकोलॉजी को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चार्ट में अलग अलग फ्लक्चुएशंस आते हैं एंड अलग अलग मोमेंट पर ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इनका टग ऑफ वॉर चलता रहता है। और कोई किसी मोमेंट पर भारी होता है, कोई किसी मोमेंट पर भारी होता है। तो बस इसी सब साइकोलॉजीज़ को कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स के द्वारा समझाने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है मार्केट बिहेवियर। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि मार्केट बिहेवियर क्या है एक्चुअली। तो वो बता रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर को अगर हम देखें उसको ही हम मार्केट बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, कोई से भी इंडिविजुअल्स हैं उनका अगर कलेक्टिव बिहेवियर को देखें, कलेक्टिव वो किस प्रकार से एक्शंस ले रहे हैं उसके हिसाब से ही कुछ बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अब कोई सा भी इंडिविजुअल वो क्या कर सकता है, उसके पास 3 ही बेसिकली ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एंट्री ले सकता है। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है कि वो अगर एंट्री ले लिया है तो वो होल्ड करेगा अपने पोजीशंस को। एंड थर्ड क्या हो सकता है कि अगर वो होल्ड किया हुआ है तो लिक्विडेट करेगा, इसका मतलब वो सेल करेगा अपने स्टॉक्स को। ठीक है, अब वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोई सा पर्टिकुलर ट्रेडर है वो एंट्री करता है मार्केट में। तो हो सकता है उसको लग रहा होगा कि अभी जो मेरे को दिख रहा है वो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको लग रहा होगा, है ना, उसको लग रहा होगा ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं इसमें राइड कर लूँ तो हो सकता है कि आई कैन मेक प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इस वजह से कोई सा भी जो ट्रेडर होता है, इंडिविजुअल होता है, वो इनिशिएट करता है अपना पोजीशन। सिमिलरली कोई सा भी ट्रेडर क्यों अपना पोजीशंस को होल्ड करेगा, उसको लगता है कि जिस ट्रेड में वो है ना, उसमें अभी और ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको लगता है कि उसके फेवर में वो मार्केट और कुछ मोमेंट तक जा सकती है, इसलिए वो होल्ड करता है। सिमिलरली कोई सा भी पर्सन, इंडिविजुअल जो है ट्रेडर है, वो लिक्विडेट क्यों करता है अपने शेयर्स को, उसको ये लगता है कि भाई
अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर है ना उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मार्केट अब उसके फेवर में जाएगा, इस वजह से वो लिक्विडेट करता है। तो इस प्रकार से हर इंडिविजुअल हर मोमेंट पर या तो कोई ना कोई लिक्विडेट करेगा, कोई ना कोई होल्ड करेगा, कोई ना कोई इनिशिएट करेगा पोजीशंस। तो इस प्रकार से जितने भी ट्रेडर्स प्रेजेंट है मार्केट में, सबके कलेक्टिव बिहेवियर से एक मार्केट का बिहेवियर डिसाइड होता है। और अगर हम चार्ट पैटर्न को केयरफुली देखें तो हमको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर क्लियरली ये तीनों प्रकार के पोजीशंस हमको देखने को मिल जाते हैं। यही वो रीज़न है ना, वरना अगर भाई अगर तीन जो चीज़ में से अगर एक ही चीज़ होती, मान लो कोई इनिशिएट ही करता जाता है, तो हमें तो एकदम बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स ही दिखते रहते हैं। क्यों? हमको ग्रीन कैंडल्स के बीच में रेड कैंडल्स भी दिखते हैं, कभी मार्केट साइडवेज भी चला जाता है, कभी अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है, कभी ट्रेंडिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पर वहाँ पर जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं वो ये तीन चीज़ें फॉलो कर रहे हैं एंड एक प्रकार का टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो यही मार्केट का बिहेवियर होता है जो इंडिविजुअल ट्रेडर से डिसाइड होता है। तो जो सेकंड सब टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि मार्केट में जो होते हैं ना, अगर हम चार्ट पैटर्न्स को देखें तो वहाँ पर बहुत सारे सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर अपोजिंग थॉट्स आने वाले हैं। इसका मतलब बायर्स अपना अलग थॉट लेकर आने वाले हैं, सेलर्स अपना अलग थॉट लेकर आने वाले हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम सिग्निफिकेंट पॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल से बताएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कुछ ट्रेंड लाइन्स हो गए, ये सब एक प्रकार के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वहाँ से मोमेंट होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का टग ऑफ वॉर चल। मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आएगा तो हम सेल करेंगे, तो वो लोग रेडी है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलरली एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो सोच रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा हम अपना पोजीशन इनिशिएट करेंगे, अप डायरेक्शन में हम लॉन्ग जाएंगे। तो इस प्रकार से अपोजिंग बिलीफ वहाँ पर बैठी हुई है ना, दो पार्टीज़ बैठी हुई है एंड उनके बीच टग ऑफ वॉर चलेगा एंड उनमें से जो जीतेगा उसके हिसाब से एक प्रकार घमासान युद्ध होने वाला है। ठीक है, अब उस युद्ध में जिस साइड ज़्यादा मोमेंट होगा, जिस साइड ज़्यादा लोग होंगे, उस डायरेक्शन में मार्केट वहाँ से मूव करेगी। तो सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट से ही होता है जहाँ से एक बड़ा मोमेंट आता है मार्केट में। बहुत सारे सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइज एंड लोज। तो ये जो हाइज एंड लोज होते हैं वो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, वहाँ पर हलचल होता है, वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा एक्शंस होते हैं। तो सिमिलरली जब कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या मार्केट में हाइज एंड हाइज लगते जा रहे हैं, ठीक है, हाइज लगते जा रहे हैं, हायर हाइज बनते जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा एक्शंस देखने को मिलेगा। हो सकता है जैसे एक न्यू हाई बना है ना, तो जो सेलर्स है वो रेडी हैं कि जैसे ही एक नेक्स्ट हाई बनेगा हम उस मोमेंट पर शॉर्ट करेंगे। मार्केट को शॉर्ट करने के लिए वो लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सिमिलरली कोई बायर्स हैं तो उनको लग रहा है कि भाई जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे सेटल डाउन होगा मैं अपना लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूँगा। एक ग्रुप ये हो सकता है, एक ग्रुप ये हो सकता है कि बोलेगा कि भाई जो नेक्स्ट जो हाई बना था ना, जैसे ये हाई को ब्रेक करेगा मैं इस मोमेंट पर रेडी रहूँगा बाय करने के लिए। तो इस प्रकार से जब करेंटली मतलब कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए रेडी रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स बन जाते हैं हायर हाइज। सिमिलरली अगर मार्केट कंटिन्यूसली लो जा रहा है तो वहाँ पर भी एक प्रकार के सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है कि जैसे एक लो ब्रेक होगा सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे सेल करने के लिए, या फिर जो पुराने बायर्स हैं वो अपना पोजीशन को लिक्विडेट करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती दिखेगी। तो इस प्रकार से हायर हाइज एंड हायर लोज जो बनते जाएंगे वो एक सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ पर हमको ज़्यादा एक्शंस देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है। सपोर्ट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर्स को लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है एंड वो वहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो सेलर्स को लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मार्केट को हमको नीचे लाना चाहिए एंड वो लोग सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमको काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एक्शंस देखने को मिलता है एंड जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस मूवमेंट के लिए रेडी रहते हैं। तो हमको इसी टग ऑफ वॉर के बीच ऑब्जर्व करना है मार्केट को कैसा मूवमेंट हो रहा है एंड टग ऑफ वॉर में जो जीतता है हमको उस डायरेक्शन में मार्केट को राइड करना चाहिए, इसलिए हमको ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है।
तो इसके बारे में ऑलरेडी हमारा जो ट्रेडिंग हैबिट्स है ना, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। पार्ट 2 में हमने इसके बारे में बात किया हुआ है, यहाँ पर फिर से बात करते हैं। देखिए, कोई सा भी जो एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस होता है, ये क्या सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर हलचल होती है, मैंने बोला यहाँ पर ज़्यादा एक्शंस होते हैं। तो एक बार मान लीजिए कोई सा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल कोई पर्टिकुलर शेयर है जिसका एक 100 रुपीज़ जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ग्रुप ऑफ लोग थे जो वेट कर रहे थे, ठीक है, किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हम उस रेजिस्टेंस में शॉर्ट करेंगे। सेलर्स तो वेट करते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट पर, तो उस कुछ सेलर्स है जो वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेल करने के। तो एक पॉइंट पर आया, वहाँ से उन लोगों ने शॉर्ट किया एंड उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। कुछ टाइम बाद फिर से सेम रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आई, यहाँ पर फिर से शॉर्टर सेलर जो बैठे हुए थे उन लोगों ने शॉर्ट किया एंड उनको प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से उनका साइकोलॉजी क्या हो गया इस मोमेंट जो सेलर्स का, वो कॉन्फिडेंस में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रॉफिट देख रखा है, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम फिर से मार्केट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आती है, उस रेजिस्टेंस पर, इस बार भी क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर से पोजीशंस क्रिएट करेंगे। लेकिन इस बार शायद सेलर्स के कंपैरिजन में बुल्स ज़्यादा आ गए थे, है ना, बायर्स ज़्यादा आ गए थे। इस वजह से टग ऑफ वॉर में कौन जीत गया? बायर जीत गया एंड मार्केट जो थी उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चले गई। तो इस मोमेंट क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलर्स फटाक से अपने एसएल देखकर मार्केट से निकल गए होंगे, जिसकी वजह से एक अप मूवमेंट आ गया। अब भाई बहुत सारे ऐसे सेलर्स होंगे ना जो बचे होंगे इस होप में कि यार इस बार भी मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि लास्ट 2 टाइम्स हमको प्रॉफिट दिया था, एंड वो लोग बस इस मोमेंट का इंतजार कर रहे होंगे, यार हम इतने ज़्यादा लॉस में हैं, किसी ना किसी तरीके से वो हमारे एंट्री पॉइंट में आ जाए कि हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे ही वापस मार्केट उसके एंट्री पॉइंट के आसपास आती है, ये जो सेलर्स जो सेल कर करके वो फटाक से अपना पोजीशन लिक्विडेट करते हैं एंड बाइंग मोमेंटम आता है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो उस टग ऑफ वॉर का वेट कर रहे थे और बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा हम एंटर करेंगे, वो लोग एंटर नहीं कर पाए। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल वेट कर रहा है कि जब उस रेजिस्टेंस में आएगा मार्केट तो हम वहाँ से इनिशिएट करेंगे बाय पोजीशन। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, 2 कलेक्टिव ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ बाय करने के लिए देख रहे थे इस मोमेंट पर। तो इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर केस होता है हमारे सपोर्ट के केस में भी, जो एक बार टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमको ये इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रेडिंग हैबिट्स में बताया, यहाँ भी मार्केटर्स बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड ओल्ड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। तो मार्क डगलस बता रहे हैं अगर हम ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस के स्ट्रक्चर को समझे तो मान लीजिए कोई सा एक अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं। तो इससे हमको क्या साइकोलॉजी समझ आएगी इस प्राइस चार्ट को देखकर? हमको ये चीज़ समझ आ रही है कि कंटिन्यूसली न्यू हायर हाइज बन रहे हैं एंड जो लोज बन रहा है वो भी हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऊपर लेवल पर बनते जा रहे हैं। इसका मतलब वो प्रीवियस लो को नीचे क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेलर्स प्रेजेंट नहीं उस पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है। एंड जब कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड पर है तो जो छोटे छोटे नीचे साइड के साथ डाउन मोमेंट भी आ रहे हैं ना, वो सेलर्स की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो शायद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनफ नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यूसली हायर हाइज लगाता रहता है। सिमिलरली अगर मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहे हैं एंड एक डाउन ट्रेंड में है तो क्यों कंटिन्यूसली वो लोअर लोज बनाता है, क्यों वो अप नहीं जा पाता है, अपने प्रीवियस हाइज को क्यों नहीं तोड़ पाता? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर इनफ नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। एंड जब तक वो बायर्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, जब तक कि बायर्स वापस नहीं आएंगे, हमको हायर हाइज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यही साइकोलॉजी सिंपल सा है, जब भी एक मार्केट एक ट्रेंड में रहता है, अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ इनफ नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर एक वो डाउन ट्रेंड में है तो इनफ नंबर ऑफ वहाँ पर बायर्स प्रेजेंट नहीं है। एंड अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड में नहीं है, वो साइडवेज चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर दोनों के बीच अच्छा खासा घमासान युद्ध चल रहा है, सेलर्स एंड बायर्स के बीच, एंड कोई भी पार्टी अभी जीत नहीं पा रही है। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, हमको सब जाना है उस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर टाइप के लोग आ चुके हैं। तो यही है, ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस को देख के समझ सकते हैं कि बायर्स ज़्यादा हैं या फिर सेलर ज़्यादा हैं। तो मार्क डगलस यही चीज़ को यहाँ पर बता रहे थे। एंड ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस को जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ईजी हो जाता है इस चीज़ को कैप्चर कर पाना एंड समझ पाना कि मार्केट में कितने ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट हैं, कितने ज़्यादा बायर्स प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड होता है, जो साइकोलॉजी ऑफ प्राइस मूवमेंट, जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से प्राइस जो मूवमेंट है उसका साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। तो एक्चुअली यही है, मार्केट ट्रेडर से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो हम मार्केट को भी समझ सकते हैं। तो वही बता रहे थे कि हर एक मूवमेंट पर 2 अपोजिंग फोर्स एक्ट करती रहेगी, क्योंकि मार्केट को होने के लिए ट्रेडर्स की ज़रूरत है एंड ट्रेड्स के होने के लिए दो इंडिविजुअल एक सेल बाय करना चाह रहा है, 2 अपोजिंग बिलीफ फोर्सों की ज़रूरत है। एंड क्योंकि हर मोमेंट पर 2 अपोजिंग बिलीव्स के लोग प्रेजेंट रहेंगे, उनके बीच टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। जिस डायरेक्शन में ये टग ऑफ वॉर
जाएगा, मतलब जिस साइड जो विनर्स प्रेजेंट होंगे, हम अगर उस साइड राइड करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हर मोमेंट पर चार्ट्स को देखकर, प्राइस मोमेंट्स को देखकर हमको सिर्फ उस टग ऑफ वॉर में जो लोग जीत रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट चैप्टर्स। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस प्रकार के बहुत ही अच्छे वीडियोस में आसान भाषा में आप लोग को चैप्टर वाइज समरीज में प्रोवाइड करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।